अपने YouTube चैनल में। तो 25 मार्च सामाजिक विज्ञान का पेपर है, कक्षा 10 का राजस्थान बोर्ड का। तो वो असली पेपर है, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। अगर आपको भी सामाजिक विज्ञान के पेपर में 25 मार्च को फोड़ना है, 80 में से 80 नंबर का स्कोर करना है, तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान जो 25 मार्च को आपके पेपर होने वाला है, वो असली पेपर इस वीडियो के अंदर हम असली पेपर की मुंह दिखाई इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। अगर आपने एग्जाम से पहले इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया और ये क्वेश्चंस आपने अच्छे से तैयार कर लिए, तो सामाजिक विज्ञान के पेपर में 25 मार्च को आप 80 में से 80 नंबर का जो स्कोर है वो आप सभी बच्चे कर सकते हैं। आपका जो ड्रीम है कि सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में हमें 80 में से 80 नंबर फोड़ना है 25 मार्च को, तो आप सही जगह पर हैं। वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले पेपर है वो सेल होगा आपके, तो यहाँ से आपको उसको फाड़ना है। ओके, पहले प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है, यानी पेपर में आपको सबसे पहले सेक्शन ए दिया गया है और सेक्शन ए के अंदर प्रश्न संख्या 1 है आपके कि निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी प्रश्न संख्या 1 है जो आपके सेक्शन ए का क्वेश्चन है और इसमें टोटल आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का जो अंक बार है वो आपके 1 होगा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे रसगुल्लों, मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि इंडो चाइना किन किन देशों से मिलकर बना है। तो इंडो चाइना है वो कौन कौन से देशों से मिलकर बना है, तो ए ऑप्शन के अंदर आपके वियतनाम है और बी ऑप्शन के अंदर आपके लाओस है, सी ऑप्शन के अंदर आपके कंबोडिया है और डी ऑप्शन के अंदर आपके उपयुक्त सभी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी इंडो चाइना है वो कौन कौन से देशों से मिलकर बना है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो प्यारे बच्चों क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों, दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करूं तो दूसरा प्रश्न है आपके कि वियतनाम को औपचारिक रूप से आजादी मिली थी। तो वियतनाम को औपचारिक रूप से आजादी है वो कब मिली थी। तो इसमें भी मेरे प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 4 ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों इसमें दे रखे हैं। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो आपके क्या है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन के अंदर आपको 1942 दे रखा है और बी ऑप्शन के अंदर आपको 1945 दे रखा है, सी ऑप्शन के अंदर आपको सन 1949 में और डी ऑप्शन में सन 1964 में। तो वियतनाम को आजादी कब मिली थी, सन 1945 में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, उसके बाद में तीसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 है आपके कि दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब हुआ। तो दलित वर्ग एसोसिएशन का जो गठन है वो कब हुआ था, तो ए ऑप्शन में आपको 1930 दे रखा है, बी में आपको 1925 दे रखा है, सी में आपको 1940 दे रखा है और डी ऑप्शन में 1965 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरे प्यारे रसगुल्लो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी दलित वर्ग एसोसिएशन का जो गठन है वो 1930 में हुआ था। तो ये आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 4, बहुत ही बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि रिंडरपेस्ट नामक पशुओं की बीमारी, यानी रिंडरपेस्ट ये एक बीमारी है जो पशुओं में होती है। ओके, रिंडरपेस्ट नामक पशुओं की जो बीमारी है वो निम्न में से किस महाद्वीप में फैली थी। तो ए ऑप्शन के अंदर मेरे प्यारे बच्चों यूरोप, बी में आपके एशिया, सी में अफ्रीका और डी में आपके अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी रिंडरपेस्ट नामक पशुओं की जो बीमारी है वो निम्न में से किस महाद्वीप में फैली थी, एशिया में। तो ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि वह शब्द कौन सा है, वह शब्द कौन सा है जो आमतौर पर एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी वह शब्द कौन सा है जो आमतौर पर एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन नंबर ए आपको सौदागर दे रखा है, बी में आपको आदि दे रखा है, सी में आपको प्राच्य दे रखा है और डी में आपको जादुई चिराग दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी वह शब्द जो आमतौर पर एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको प्राच्य कहते हैं, यानी ओरिएंटल कहते हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। तो
तो क्वेश्चन नंबर 6 मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है वो आपके क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों आपके ऑप्शन नंबर 6 यानी सीमेंट। यानी निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, सीमेंट। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपके, क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे बच्चों कि कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं को कहा जाता है। तो ए ऑप्शन के अंदर विनिर्माण, ब ऑप्शन के अंदर उद्योग, स में आपके निर्माण और द में आपके व्यापार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों विनिर्माण। यानी कच्चे पदार्थ हैं उनको मूल्यवान उत्पाद में बदलने पर या परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं को क्या कहा जाता है, विनिर्माण कहा जाता है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 8 है आपके। अब देखिए प्रश्न संख्या 8 में आपको क्या दिया गया है। प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है कि बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है। तो बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन है। तो ए ऑप्शन में काशीराम दे रखा है, ब में साहू महाराज दे रखा है और स में आपके भीम आर अम्बेडकर दे रखा है और द में आपके ज्योतिबा फुले दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों काशीराम। यानी बहुजन समाज पार्टी का जो संस्थापक है वो कौन है, काशीराम है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपके। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ए ऑप्शन के अंदर आपको राष्ट्रपति दे रखा है और ब ऑप्शन के अंदर मुख्यमंत्री, स में सरपंच और द में आपके राजनीतिक दल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा आपकी। यानी जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता कौन है, राजनीतिक दल। और उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों में बात करूं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा गया है कि नेल्सन मंडेला का संबंध किस देश से। तो नेल्सन जो मंडेला है उनका जो रिलेशन है, जो संबंध है वो कौन से देश से है। तो ए ऑप्शन के अंदर दक्षिण अफ्रीका है, ब ऑप्शन में इराक और स में आपके मेक्सिको और द ऑप्शन के अंदर आपके चीन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपके दक्षिण अफ्रीका। यानी नेल्सन मंडेला का संबंध है वो आपके अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से है। और उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है आपके कि निम्न में से कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है। तो ये आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सा संगठन है जो मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है। तो मानव विकास रिपोर्ट तैयार कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों, यूएनडीपी। ओके। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपके, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 24 दिसंबर को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ब होगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 2 है आपके, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो आपको क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों आपको कि जब वस्तुओं का लेन देन बिना मुद्रा के प्रयोग से आपस में ही हो जाता है, ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं। तो ऐसी व्यवस्था को मेरे प्यारे बच्चों वस्तु विनिमय कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय। तो इस रिक्त स्थान में आएगा आपके वस्तु विनिमय, ये आपको लिखना है। ओके। उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपके, इसमें रिक्त स्थान दिया गया है। पहले वह संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है, जिससे वह ऋण लेने के लिए गारंटी के रूप में इस्तेमाल करता है जब तक ऋण चुकता नहीं हो जाता। तो इस रिक्त स्थान में आएगा मेरे प्यारे बच्चों समर्थक ऋणाधार। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, समर्थक और ऋणाधार, ये आपको इसमें लिखना है, समर्थक ऋणाधार। ओके। उसके बाद में देखिए तीसरा है सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसमें आएगा आपके उदारीकरण। यानी सरकार द्वारा जो अवरोध है, जो प्रतिबंध है, उनको हटाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उदारीकरण। ओके। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके, इसमें रिक्त स्थान दिया गया है, सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है, जूट को। तो इसमें आएगा आपके जूट। ओके। उसके बाद में देखिए 5वां है कि बेल्जियम की जो राजधानी है उसका नाम बताना है। तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ब्रुसेल्स। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ब्रुसेल्स।
ओके, ये नाम आपको सही लिखना है क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, गलत हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 6 है आपकी कि प्रति व्यक्ति आय को कहा जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय को हम मेरे प्यारे बच्चों औसत आय कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है? औसत आय। तो इस रिक्त स्थान में आपको औसत आय लिखना है। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न है आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, जिनका उत्तर या तो एक शब्द में या एक पंक्ति में देना है। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार है वो किसने किया था? योहान गुटेनबर्ग। किसने किया था? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ योहान गुटेनबर्ग। क्या लिखना है? गुटेनबर्ग। ओके, योहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस है उसका आविष्कार किया था। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, उस परिवहन का नाम बताइए जिससे स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग संबंधित है। तो उस परिवहन का नाम क्या होगा आपके? जिससे स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग संबंधित है, तो उस परिवहन का नाम होगा आपके सड़क परिवहन। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सड़क परिवहन। ओके, उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि कौन सी शासन व्यवस्था अपने कुछ कमियों के बावजूद पूरे विश्व में स्वीकार्य है? तो उसका क्या नाम होगा? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। तो इसमें आपको लिखना है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। क्या होगा? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। ओके, उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सकल घरेलू उत्पाद से क्या अभिप्राय है? यानी आपको जीडीपी की परिभाषा लिखनी है, सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष वो कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें आपको प्यारे बच्चों क्या लिखना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आपको लिखना है। ओके, यानी 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आपके सिल्क रूट क्या है? तो सिल्क रूट को परिभाषित करना है। 7वां क्वेश्चन है कि किसने सर्वप्रथम भाप के इंजन का निर्माण किया था? तो भाप के इंजन का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक का नाम है मेरे प्यारे बच्चों न्यूकोमेन। ओके, न्यूकोमेन, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रश्न संख्या 8 है कोई 2 प्रमुख वाणिज्यिक फसलों के नाम। तो वाणिज्यिक फसलें हैं आपके चाय और गन्ना, चाय व गन्ना, ये आपको लिखना है चाय व गन्ना। ओके, सॉरी गन्ना, चाय व गन्ना। ओके, और उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत लिखिए। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य प्रेरक सिद्धांत है वो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ओके, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक देश में 4 परिवार हैं। एक देश में कितने परिवार हैं? 4। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 5000। कितनी है? 5000। यानी एक परिवार की 5000 है तो 4 परिवारों की कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? 20000। कितनी होगी? 20000। अब देखिए इसमें 3 परिवारों की दे रखी है 4000, 6000, 3000। तो इनको टोटल करेंगे 4 से 10, 10 से 3 13। अब देखिए 20000 में से 13000 माइनस करेंगे तो 7000 बचेगा। यानी जो चौथे परिवार की जो आय होगी वो कितनी होगी? 7000 होगी। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको बनाना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं? तो अंतिम वस्तुओं की आपको परिभाषा लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि बेला डीला लोहे ऐसे खाने किस राज्य में स्थित है? तो बेला डीला लोहे ऐसे खाने हैं वो आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। किसमें है प्यारे बच्चों? छत्तीसगढ़ आपको लिखना है। उसके बाद में सेक्शन बी है आपके खंड ब है। तो खंड ब में प्रश्न संख्या 4 है आपकी कि उदारवाद क्या है? तो उदारवाद की परिभाषा बतानी है आपको। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि गहन जीविका कृषि क्या है? तो गहन जीविका कृषि के बारे में बताना है कि गहन जीविका कृषि किसे कहते हैं। और प्रश्न संख्या 6 आपके दबाव समूह क्या है? परिभाषित कीजिए। यानी दबाव समूह की आपको परिभाषा लिखनी है। और प्रश्न संख्या 7 है आपके कि मानव विकास सूचकांक के कोई 2 महत्व लिखिए। तो मानव विकास सूचकांक है उसके कोई 2 महत्व आपको बताने हैं। और प्रश्न संख्या 8 है आपके आदि औद्योगिकरण क्या है? तो आदि औद्योगिकरण की परिभाषा आपको बतानी है। और प्रश्न संख्या 9 है आपके कि वन और वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो वन और वन्य जीव हैं उनका संरक्षण क्यों आवश्यक है ये आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि कोई 2 उदाहरण लिखिए। आपको कोई 2 उदाहरण लिखने हैं जहां छत वर्षा जल संग्रहण तकनीक का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है। तो कोई 2 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं जहां पर छत वर्षा जल संग्रहण तकनीक है उसका सफलतापूर्वक यूज किया जाता है।
है। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है आपके कि पर्सनल बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। पर्सनल बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। और प्रश्न संख्या 12 है कि अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणों की कोई 2 कमियां लिखिए। तो अनौपचारिक क्षेत्र के जो ऋण है उनकी 2 कमियां बतानी है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सूचना का अधिकार से क्या तात्पर्य है। तो सूचना का अधिकार है उससे हमारा क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों की गतिविधियां बढ़ाने हेतु कोई 2 सुझाव दीजिए। तो ग्रामीण क्षेत्र है, जो गाँव है, उनमें सहकारी समितियां हैं, उनकी गतिविधियां बढ़ाने के लिए कोई 2 सुझाव आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 15 है कि ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या है। तो ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या है उसके बारे में लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 16 है आपके कि बहुदेशीय परियोजना है उसको स्पष्ट कीजिए। तो बहुदेशीय परियोजना है उसको आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों आपके खंड 6 है। अब देखिए खंड 6 में प्रश्न संख्या 17 है आपके कि ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों के राष्ट्रवाद का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय जो देश हैं उनके राष्ट्रवाद का तुलनात्मक अध्ययन करना है। प्रश्न संख्या 18 है मेरे प्यारे बच्चों खादर और बागर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो खादर और बागर में आपको अंतर स्पष्ट करना है। और प्रश्न संख्या 19 है कि भारत में लैंगिक विषमता है उसको स्पष्ट कीजिए। तो भारत के अंदर लैंगिक विषमता है उसको आपको स्पष्ट करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 20 है आपके कि वैश्वीकरण में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका को किन्हीं 3 आधारों पर आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद में सेक्शन डी है आपके खंड 10 है। और खंड 10 में प्रश्न संख्या 21 है आपके कि 1909 में गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम लिखिए हिंदू स्वराज्य। ओके। और उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग नीति क्यों अपनाई ये आपको बताना है। अथवा में प्रश्न है कि महात्मा गांधी की दांडी यात्रा ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का असरदार प्रतीक थी ये आपको समझाना है। और प्रश्न संख्या 22 है कि संघवाद क्या है। संघवाद की मुख्य जो विशेषताएं हैं उनको आपको लिखना है। और अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि भारत में संविधान संशोधन करके भारतीय लोकतंत्र के समवासी निकायों को अधिक शक्तिशाली तथा प्रभावी बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए। तो ये आपको लिखना है। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 आपको दे रखा है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। जिसमें पहला है मयूरभंज, दूसरा नागपुर है, तीसरा नेल्लोर है, चौथा आपके अजमेर है। और अथवा में दे रखा है जिसमें पहला रावतबाटा, दूसरा गांधीनगर, तीसरा ब्यावर, चौथा आपके अमरकंटक। तो इन सब को आपको क्या करना है भारत के रेखा मानचित्र में दर्शाना है। अगर आपने पेपर पूरा एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार कर लिया तो 25 मार्च को सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के पेपर में सभी बच्चे 80 में से 80 नंबर का स्कोर है वो 100% करके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें ताकि ऑल स्टूडेंट राजस्थान बोर्ड के ऑल स्टूडेंट क्लास 10 के 25 मार्च को सभी बच्चों को फायदा मिल सके, बेनिफिट मिल सके। तो आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ वीडियो को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना है और